हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। आज एनसीईआरटी का क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 और इसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये सेकंड वीडियो, ठीक है। और मेरा टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ फिजिकल चेंजेस के बारे में। इसके बारे में मैंने बताया कि किसी भी चीज़ का जैसे कि शेप, साइज, कलर या उसका स्टेट अगर बदलता है तो हम उसको बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। यानी इसमें कुछ नया सब्सटेंस तैयार नहीं होता, पुराना ही होता है, बस उसके शेप में, साइज में, कलर में या फिर उसके स्टेट में बदलाव होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए ये पेन ही है XYZ, अगर हम इसको यहां से काट दें तो पेन चलेगा भी, बस डिफरेंट क्या होगा कि इसकी साइज कम हो जाएगी। या फिर अगर हम किसी A4 साइज के पेज को ही लेते हैं और पेज को लेकर के क्या करेंगे कि इसको हम पहले 2 पार्ट में, फिर 4 पार्ट में, फिर 8 पार्ट में काट देते हैं। काटने के बाद अगर चाहें तो हम किसी न किसी तरह से ऐड भी कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन इसकी शेप में परिवर्तन हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा और साइज भी बदल जाएगा, ठीक है। तो ये जो चेंजेस होते हैं इसको हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। केमिकल चेंजेस क्या है? केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि जब कोई भी रिएक्शन होता है या दो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तो उसमें कुछ नया सब्सटेंस तैयार होता है और जो नया तैयार होगा वो अपने पुराने से डिफरेंट होगा, उसको बोलते हैं केमिकल चेंजेस। इसका एक नॉर्मल एग्जांपल अगर हम बताएं तो वो ये हो सकता है कि जैसे लोहे में जंग लगना। एक आयरन है, आयरन में अगर जंग लग जाता है, ठीक है, तो उसमें जो जंग है वो एक नया सब्सटेंस है, ठीक है, अपने लोहे से डिफरेंट, इसको बोलते हैं न्यू सब्सटेंस। और यही केमिकल चेंजेस है। कुछ हम डेमोन्स्ट्रेशन तो नहीं, एग्जाम्पल के एक्टिविटी के थ्रू आपको समझाएंगे। चलिए बुक में ही देखते हैं क्या दिया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, हम केमिकल चेंजेस के बारे में ऑलरेडी आपको थोड़ा सा बता दिए थे। इसमें एक नॉर्मल एग्जांपल, जैसे कि ये आयरन के बहुत सारे सब्सटेंस बने हुए होते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करके देखिए किस तरह से इनका ये कलर बदल जाता है, इनकी क्वालिटी बदल जाती है और ये जो जंग लगता है एक नया सब्सटेंस है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। चलिए थोड़ा और देखते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये एक मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम का रिबन टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको अगर हम जलाएं तो जलाने से क्या होगा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन लेगा तभी तो जलेगा। कोई भी सब्सटेंस जब जलता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलके ही जलता है, बिना ऑक्सीजन के कभी भी कोई भी चीज नहीं जलेगा। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब जलेंगे एक साथ तो जो नया सब्सटेंस बनेगा वो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड में आप थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर को मिक्स करते हैं तो देखिए ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इसमें अगर वाटर हम मिक्स कर देंगे तो बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और आपको पता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जो कि हम इसका एसिड और बेस में बता चुके हैं किस तरह से बेस होता है, इसका प्रैक्टिकल भी करवाए हैं। तो मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है ये इज अनदर न्यू सब्सटेंस, ठीक है, एक नया सब्सटेंस है मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर मिल करके एक नया सब्सटेंस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, ये भी केमिकल चेंजेस का एक एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट हम दूसरी एक्टिविटी देखते हैं 6.7 में, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट अब इस समय तो नहीं कर सकता लेकिन लैब में जरूर करूंगा। सो इसको हम आपको बता देते हैं कि देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक चम्मच कॉपर सल्फेट लेंगे, जो कि लैब में हमारे है। कभी आप लैब में जब चलेंगे, क्लासेस लगेगी तो उस समय जरूर बताएंगे आपको। तो कॉपर सल्फेट 1 चम्मच लेते हैं, 1 चम्मच यानी टीस्पून, और उसमें
आधे कप वाटर में कॉपर सल्फेट को मिला देंगे। मिला देने से और साथ में थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। तो जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे तो कुछ इस तरह का कॉपर सल्फेट ये बन जाएगा। कॉपर सल्फेट तो ऑलरेडी होता ही है। तो जो ये कॉपर सल्फेट है, हम क्या करेंगे कि इसमें ये केमिकल चेंजेस को दिखाने के लिए इसके अंदर एक स्मॉल ग्लास ऑफ बॉटल, मतलब कोई ऐसा या नेल लोहे की या शेविंग ब्लेड, जो ब्लेड आती है शेविंग करने वाली, उसको हम क्या करेंगे इसके अंदर डाल देंगे। जैसे इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा कि देखिए कुछ ही समय के बाद ये जो यहाँ पे ये ब्लेड है अंदर, तो क्या करेगा ब्लेड कि कॉपर को ब्लेड अपने पास ले लेगा और कॉपर में जो आयरन है वो सल्फेट के साथ मिक्स हो जाएगा और बनेगा क्या, आयरन सल्फेट, जो कि ग्रीन कलर का है। और ये जो कॉपर सल्फेट है इसको हम नीला थोथा भी बोलते हैं, ब्लू कलर का होता है। तो देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट एक, चाहे वो नेल हो चाहे वो ब्लेड हो, तो ब्लेड के आयरन से रिएक्शन करके आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। देखिए क्या लिखा है, चेंज इन कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्यू टू रिएक्शन विथ आयरन। तो आयरन के रिएक्शन से ये कलर देखो इसका ग्रीन टाइप का हो गया। जब हम इस ब्लेड को बाहर निकालेंगे तो ब्लेड में हल्का सा ब्राउन कलर का कुछ नया सब्सटेंस चिपका हुआ होगा, और जो ये नया सब्सटेंस चिपका रहता है इसको बोलते हैं हम ये है कॉपर। क्या है, कॉपर। देखिए कि ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट की वजह से वो ग्रीन हो जाता है। और न्यू सब्सटेंस द ब्राउन डिपोजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर अनदर न्यू सब्सटेंस। तो जो एक नया सब्सटेंस जो कि कॉपर, सिर्फ कॉपर निकल रहा है और वो भी आयरन में लगा हुआ, चाहे आयरन नेल हो, बिरंजी वगैरह जिसको बोलते हैं, या फिर ब्लेड हो, तो उसमें चिपका रहेगा ब्राउन कलर का। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू है प्लस आयरन में कोई निडल या फिर ब्लेड है, तो ये बनेगा आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो ग्रीन होता है। और अलग से उसमें आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ये पूरा वाटर वाला लिक्विड वाला बन जाएगा। साथ में कॉपर जो कि ब्राउन डिपॉजिट है यहाँ पे ये नया तैयार हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, मैंने इस ब्लेड की बात किया कि इस ब्लेड को आप इसके अंदर डाल सकते हैं क्योंकि ये आयरन का बना हुआ होता है। और अगर आप इसके स्थान पे ना चाहें तो कोई निडल टाइप की या बिरंची जो होती है उसको आप इसमें डाल करके ये प्रैक्टिकल लैब कर सकते हैं। हालांकि ये हम आपको स्कूल में करवा देंगे। ठीक है। एक्टिविटी 6.8, यहाँ पे जो मैंने आपको 6.8 के पहले 6.7 बताया, ये रिएक्शन एक नया सब्सटेंस बन रहा है जो कि केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब हम 6.8 में चलते हैं। इसमें भी 1 चम्मच हम विनेगर लेंगे, विनेगर जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है। और 1 पिंच ऑफ बेकिंग सोडा लेंगे। ठीक है। बेकिंग सोडा को हम बोलते हैं, देखिए विनेगर एसिटिक एसिड है और बेकिंग सोडा जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और विनेगर यानी एसिटिक एसिड दोनों को हम मिक्स करेंगे। ठीक है। तो मिक्स करने के बाद जैसे ही उसे मिक्स करेंगे तो आप हिशिंग साउंड, मतलब बहुत हल्का सा साउंड आप सुनेंगे उसमें, और ये देखेंगे कि बबल टाइप की गैस निकल रही है जब विनेगर और बेकिंग सोडा मिलाएंगे। तो जब बबल टाइप की गैस निकलती हुई रहेगी तो उसको क्या करेंगे कि हम एक फ्रेश प्रिपेयर्ड लाइम वाटर अलग से टेस्ट ट्यूब रखे रहेंगे और उसी में उसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए हम आपको एग्जाम किस तरह से होगा दिखाते हैं। ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें विनेगर और बेकिंग सोडा जब डालते हैं तो ये कुछ गैस टाइप का निकालती है। जैसे ही गैस निकालेगी यहाँ पे हम पैक किए रहेंगे तो ये ट्यूब के थ्रू दूसरे ट्यूब में आएगा जो कि लाइम वाटर से भरे रहेंगे हम, लाइम वाटर यानी चूने का पानी।
और चूने का पानी में जब भरे रहेंगे तो इसमें जो गैस निकल के आती है इसके थ्रू बेकिंग सोडा और विनेगर के मिलाने से, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ मिल करके इसको दूधिया रंग बना देती। किस तरह का रंग बनाएगी? दूधिया रंग का। और दूधिया रंग का बनाने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? लाइम वाटर के साथ मिक्स होगी, जिसको हम कैल्शियम COH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने का जो पानी है कैल्शियम कार्बोनेट यानी दूधिया रंग का बना देगी और साथ में वाटर को बाहर निकालेगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो डेमोन्स्ट्रेशन देखा तो वो यही देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके यहाँ पे चूने के पानी को एक नया न्यू सब्सटेंस बना के दे रही है। देखिए क्या लिखा है कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट विच मेक लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर को दूधिया रंग का यानी दूध के रंग का बना देता है, मिल्की रंग का। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक स्टैंडर्ड टेस्ट भी है। तो आप इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा सा बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के प्रैक्टिस के लिए। तो एक्टिविटी में आपने क्या देखा? जो हमने आपको एक्टिविटी 6.7 और 6.8 और 6.6 मैग्नीशियम वाला भी तीनों के तीनों एक्टिविटी आपको जो बताया, जैसे यू सॉ दैट इन ईच चेंज वन आर मोर न्यू सब्सटेंस वर फॉर्म्ड। 6.6 में क्या बना था? मैग्नीशियम से आगे चल करके बना था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह दूसरे में कॉपर सल्फेट से बना था, आयरन के साथ मिल करके कॉपर आयरन का सल्फेट और कॉपर बना था। और इसी की तरह तीसरे वाले में विनेगर और बेकिंग सोडा मिलाने से जो नया सब्सटेंस बना था वाटर मिल्की टाइप का बन गया था, ये चूने का पानी। तो इस तरह से कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन? सो स्टूडेंट्स, जो जिस तरह मैंने ये तीन एक्टिविटी आपको दिखाया बताया, इन तीनों एक्टिविटी में हमने देखा कि जो पुराना हमारा सब्सटेंस था या दो सब्सटेंस जो हमने मिलाया उससे एक नया सब्सटेंस तैयार हो गया। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इन नए सब्सटेंस से हम फिर से इनके पुराने सब्सटेंस तैयार नहीं कर सकते। तो ऐसे चेंजेस को हम केमिकल चेंज कहते हैं। देखिए, a change in which one or more new substance are formed is called a chemical change। तो केमिकल चेंज में एक या एक से अधिक नया सब्सटेंस बनता है, उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। a chemical change is also called chemical reaction। इसी को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। जो हमने तीन अलग अलग सब्सटेंस है, मैग्नीशियम वाला, कॉपर सल्फेट वाला और तीसरा एसिटिक एसिड वाला मैंने एग्जांपल देखा। Chemical changes are very important in our life. All new substances are formed as a result of chemical changes। मतलब केमिकल चेंजेस हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी नया सब्सटेंस तैयार होता है वो केमिकल चेंजेस से ही होता है या केमिकल रिएक्शन से ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, मतलब हमारे पेट में जो डाइजेशन होता है भोजन का वो। रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फल का पकना, यानी जैसे आम ही है या केला है, इसको हम अगर आधा पका हुआ है तब भी घर में ले आकर के हल्का सा गर्मी दे देते हैं, हीट करते हैं तो अपने आप पक जाता है। या पेड़ पौधों में भी ये प्रोसेस होती है। उसी के अंदर फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स को हम सड़ा करके फर्मेंटेशन की प्रोसेस करते हैं जिससे शराब बनता है। हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। ये तीनों या इस तरह के हजारों चेंजेस जो होते हैं ये सीरीज है केमिकल चेंजेस का। अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। इंडीड
every new material is discovered by studying chemical changes. So students, हमने क्या देखा कि केमिकल चेंजेस हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ ऐसी केमिकल चेंजेस हैं जो हमारे ही सामान को खराब कर देती हैं, जैसे कि लोहे में जंग लगना, लेकिन कुछ छोटी चीजें या कुछ चीजों को हम देखते हुए ये नहीं कह सकते कि केमिकल चेंजेस खराब होती है। देखिए, हमारे पेट में जो हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट में डाइजेशन होता है, वहां पे कुछ एसिड्स, कुछ एंजाइम्स और हार्मोन्स मिल करके पूरी प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। ये एक केमिकल चेंजेस है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल, जैसे मान लीजिए मैंगो वगैरह हो गया या बनाना या कुछ नॉर्मल भोजन, इसको खा लेते हैं, उससे डाइजेस्ट होकर के लास्ट में हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे हम बहुत सारे वर्क और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ठीक होती है, वर्क करते हैं, है ना। तो ये एक केमिकल चेंजेस कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम दूसरी बात करें कि जैसे कि फलों का पकना, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर पहले छोटा सा फ्लावर आएगा, फ्लावर से फिर उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में, फ्रूट से फिर वो और अच्छा फ्रूट बनेगा और बड़ा बनने के बाद फिर पकेगा। ठीक है, तो रिफनिंग ऑफ फ्रूट का पकना एक केमिकल चेंजेस है। ठीक है, इसी तरह ग्रेप यानी अंगूर, या फिर इसके स्थान पे एक और बोल सकते हो कि जैसे गन्ने का जूस, गन्ने के जूस को भी हम रख देते हैं, उसमें भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, बाद में शराब तैयार किया जाता है। ठीक है, एप्पल्स को भी सड़ा करके फर्मेंटेशन की प्रोसेस करके शराब तैयार करते हैं, महुआ को फर्मेंटेशन की प्रोसेस करके शराब तैयार करते हैं। ये सारी कहीं न कहीं मानता हूं शराब एक खराब चीज है, लेकिन एक ये मेडिकल में भी यूज किया जाता है, इसलिए हम ये पूरी तरह नहीं कर सकते कि शराब खराब चीजें हैं। ठीक है, उसका एक लिमिट में यूज करना चाहिए। इसके अलावा मेडिकली जितने भी मेडिकल्स में हमारे दवाइयाँ तैयार होती हैं, मेडिसिन्स और लिक्विड उसमें से तैयार होते हैं, सब में केमिकल चेंजेस करने के बाद ही एक नया मेडिसिन तैयार होगी, जिसको हम डिफरेंट अपने बीमारियों में यूज करते हैं। तो हम चलिए देखते हैं कुछ और सब्सटेंस जो कि हैं इस बुक में, और फिर आगे हम थोड़ा सा और एक्टिविटी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने ये केमिकल चेंजेस का देखा, कुछ और हम देखते हैं। We have seen that one or more new substances are produced in a chemical changes. In a chemical change, in addition to new product or following may accompany a chemical change. देखिए, कुछ नया और भी सब्सटेंसेस हैं जिससे ये केमिकल चेंजेस होती है। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन जो अल्ट्रावायलेट होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड, ये ऑफ होती हैं या एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। साउंड में बी प्रोड्यूस्ड, साउंड प्रोड्यूस होती है। अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ, कोई भी स्मेल, जैसे कोई भी स्मेल या गंध आती रहती है, उसको कन्वर्ट करके, जैसे कपड़े में ही स्मेल आ रही है, उसमें हम क्या करते हैं कि कुछ स्प्रे वगैरह लगा करके उसके स्मेल को बदल सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब केमिकल चेंजेस है। अ कलर चेंज में टेक प्लेस, किसी चीज का कलर हम बदल सकते हैं। अ गैस में बी फॉर्म्ड, एक नया गैस तैयार कर सकते हैं। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। You saw that burning of magnesium ribbon is a chemical changes, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम का जो रिबन है वो एक केमिकल चेंजेस है। बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज आल्सो केमिकल चेंजेस, यानी कोयले को अगर जलाओगे तो वो राख पैदा होगा। राख एक नया सब्सटेंस है जिसको एस बोलते हैं। इसी तरह लकड़ी या पत्ती को भी जलाओगे तो राख ही पैदा होगा, और लीव्स या वुड या कोल हम फिर से उसमें से तैयार नहीं कर सकते, इसलिए एक ये केमिकल चेंजेस है क्योंकि इसमें नया सब्सटेंस
तैयार हो रहा है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंसेस इज अ केमिकल चेंजेस। किसी भी चीज का जलना ही केमिकल चेंजेस होता है। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनाइज्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। जलने से हीट हमेशा निकलती है। ठीक है, अब आगे एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क। एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इज अ केमिकल चेंज। फायरवर्क में एक्सप्लोजन होता है वो भी एक केमिकल चेंजेस है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हीट। जैसा कि आप जानते हो एक्सप्लोजन से, फूटने से कोई भी चीज हीट, लाइट, साउंड और अनप्लीजेंट गैसेस निकलती हैं। एंड पोल्यूट भी, मतलब एटमॉस्फेयर में चारों तरफ पोल्यूशन फैल जाता है। ये सब क्या है? एक नया सब्सटेंस है। जैसे पटाखा वगैरह हम जब फोड़ते हैं उसमें क्या होता है, एक नॉर्मल पटाखा होता है, उसमें जैसे ही हम आग लगाते हैं तो हीट, लाइट, साउंड और बहुत सारी गैसेस निकलती हैं जो, और पोल्यूटेंट पूरा पोल्यूट कर देते हैं एटमॉस्फेयर को। हालांकि ये पोल्यूट कर रही है, लेकिन ये एक केमिकल चेंजेस है जिसको हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहे हैं। That is why you are advised not to play with fireworks. इसीलिए आपको एडवाइस दी जाती है कि फायरवर्क्स से ज्यादा आप न खेला करिए। When food gets spoiled, जब भोजन सड़ जाता है, it produces a foul smell. इसमें बहुत तगड़ी तीक्ष्ण गंध आती है। Shall we call this change a chemical change? क्या आप इसको केमिकल चेंज कह सकते हो? I think of course, क्योंकि भोजन जो है, भोजन एक नॉर्मल फूड था, उसमें कुछ बैक्टीरिया के रिएक्शन से ही एक नया सब्सटेंस बना जो कि फॉल स्मेल टाइप का हो गया है, यानी गंध होने लगी। क्या वो भोजन फिर से आपके भोजन की तरह बन सकता है? कभी नहीं। इसमें एक बार आ गया तो धीरे धीरे खराब हो जाएगा और वो एक नया सब्सटेंस तैयार हो जाता है जो हम नहीं खा सकते, यूज नहीं कर सकते। You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. If you have not seen this change in color, cut a fresh slice of apple and keep it away for some time. Repeat the same activity with slice of potato or brinjal. In the changes of color in this case due to the formation of new substance are not. ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आप और भी इस तरह से बहुत सारे केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक चीज अपने माइंड में रखना कि केमिकल चेंजेस होने के बाद, किसी चीज का जब केमिकल चेंजेस होता है वो फिर से अपने मेन पोजीशन पे कभी नहीं आ सकता। अगर आ गया उसको हम केमिकल चेंजेस नहीं बोल सकते। क्या हम दूध से दही बनने के बाद दही से दूध को बना सकते हैं? दूध से हम पनीर बनाने के बाद क्या हम पनीर को दूध बना सकते हैं? नॉट पॉसिबल। दिस इज ऑल ऑफ केमिकल चेंजेस। कुछ और एग्जाम्पल बताते हैं जो हमारे एवरीडे लाइफ में चलता रहता है। आप जाइए, ये घर पे कर सकते हैं, ठीक है, या आप चाहे तो अपने मम्मी के साथ मिल करके करिए प्रैक्टिकल। कि आप क्या करिए, अपने घर में पोटैटो, एक चाहे छोटा वाला चाहे बड़ा वाला, एक पोटैटो लीजिए, एक ब्रिंजल लीजिए, बैगन, और एक एप्पल लीजिए। ये तीन हम बताते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लेकिन ये तीन बताते हैं। क्या करेंगे आप? सबसे पहले पोटैटो को लेंगे और पोटैटो को 2 या 3 पार्ट में काट के एक प्लेट में रख देंगे। दूसरे प्लेट में ब्रिंजल को 2-3 पार्ट में काट करके रख देंगे और तीसरे प्लेट में एप्पल को 2-3 पार्ट में काट के रख देंगे। रखने जिस समय आप काटेंगे उसी समय आप उसका फोटोग्राफ्स ले लीजिए। जस्ट मतलब सेकंड्स की भी लेट नहीं करनी चाहिए, फोटोग्राफ्स ले लीजिए अपने मोबाइल से। और आफ्टर 8 to 10 मिनट्स, 8 से 10 मिनट के बाद आप फिर से फोटोग्राफ्स लीजिए और दोनों फोटोग्राफ्स को कंपेयर करिए। आप क्या देखते हो? वीडियो पॉज करिए, पहले देखिए, प्रैक्टिकल करिए, फिर बताइए। फिलहाल मैं बता रहा हूं, आप प्रैक्टिकल जरूर करिएगा। आप ये देखेंगे कि जिस समय आपने किसी इन तीनों सब्सटेंस को कट किया था उस समय ये फ्रेश थे, लेकिन थोड़ी ही समय में 10 मिनट के अंदर इसमें कुछ बाहर से गैसीय एक्टिविटी हुई और एक्टिविटी होने से वो उसका कलर चेंज हो गया। देखिए
स्वाद इतना ज्यादा जल्दी नहीं चेंज होता, लेकिन कलर चेंज हो जाता है। मैं यहाँ पे कलर की बात कर रहा हूँ। तो कलर चेंज हो गया। क्या आप फिर से ये कलर को एप्पल जिस समय शुरू में काटे थे उस तरह का कर सकते हो? कभी नहीं। अगर नहीं कर सकते तो इसको क्या कहोगे? केमिकल चेंजेस। क्या आप कहोगे? केमिकल चेंजेस। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर 5 में पढ़े थे कि न्यूट्रलाइज करते हैं, जैसे कि अगर एसिड ज्यादा है तो उसमें बेस को मिला देते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्या इसको भी आप केमिकल चेंजेस कह सकते हो? ऑफ कोर्स कह सकते हो। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द ओजोन लेयर। चलिए इसके बारे में ये बता देते हैं कि स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो कि ओजोन लेयर अपने पृथ्वी के जस्ट ऊपर कुछ किलोमीटर की दूरी पे होता है, और उस ओजोन लेयर में एक कैपेबिलिटी होती है कि सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उन रेज को वो रोक देता है, और रोकने के बाद ओजोन एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन एंड ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन। एक्चुअली जो O3 होता है, ये O3 ये ओजोन है। क्या है? ओजोन। इसको क्या करता है कि O2 प्लस हाफ O2 यानी एक O हुआ, एक ऑक्सीजन, और ये O2 ये फुल ऑक्सीजन, मतलब ये O3 को कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन में। ठीक है। तो ऐसा करने से हमारे पृथ्वी पे सिर्फ ऑक्सीजन आती है। ठीक है। तो ये क्या होता है, तो ये जो ऑक्सीजन होती है ओजोन से डिफरेंट है, भले ही बस एक ही ऑक्सीजन का है इसमें चेंजिंग। तो ये एक केमिकल चेंजेस है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर अल्ट्रावायलेट रेस को ओजोन एब्जॉर्ब नहीं करती तो क्या होता है, ये अर्थ सरफेस पे आ जाता है और हमें हमारे लाइफ को डिफरेंट टाइप्स के बीमारी डिजीजेस फैला करके प्रॉब्लम कर सकता है, करता ही है। रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको हम आपको पहले भी बता दिए थे, थोड़ा सा और जान लीजिए। तो लेट्स गेट बैक टू रस्टिंग। दिस इज वन चेंज दैट इफेक्ट आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। मतलब ये एक ऐसा चेंज है जैसा कि किसी आयरन में अगर शुरुआत हो जाती है तो धीरे धीरे इसको डिस्ट्रॉय कर देती है। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, अतः इसका आयरन का यूज तो हम हर जगह करते हैं, जैसे कि ब्रिज हुआ, शिप हुआ, कार, ट्रक, बॉडीज एंड मेनी अदर आर्टिकल्स। द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग ऑफ ह्यूज, तो इससे बहुत सारी लॉस हो सकती है, तो हमें कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम ये लॉस कम न होने दें। उसके लिए क्या करते हैं कि आयरन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनता है, फ्रॉम एयर, एयर से ऑक्सीजन होता है और वाटर भी मिल जाता है तो रस्ट बनता है। तो फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर इज एसेंशियल। रस्टिंग के लिए ये दोनों चीजें जरूरी होती हैं। ओके, मतलब अगर ये वाटर और ऑक्सीजन दोनों रहें तो रस्ट जरूर लगता है। तो इनफैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई, विच मीन्स इफ इट इज मोर ह्यूमिड, रस्टिंग बिकम फास्टर। अगर ज्यादा वाटर वाला या ह्यूमिडिटी होती है तो रस्टिंग और तेजी से होता है। हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, हम रस्टिंग को कैसे बचा सकते हैं? Prevent iron articles from coming in contact with oxygen or water or both. One simple way is to apply a coat of paint or grease. In fact, these coats should be applied regularly to prevent rusting. Another way is to deposit a layer of a metal like chromium or zinc on iron. देखो क्या होता है कि ये रस्टिंग तो होना एक केमिकल चेंजेस है, हो भी करेगा। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या करिए कि इसको ओवरलेप करिए, इसमें कुछ लेप करिए, इसमें कुछ पेंट करिए। तो ये सब करने के लिए हमारे साइंटिस्ट के थ्रू क्रोमियम और जिंक, जो कि ये दोनों मटेरियल्स हैं, मेटल हैं, इन दोनों को अगर आयरन के ऊपर लगा दिया तो क्या होता है कि आयरन हमारा बच जाता है, उसमें इस तरह का रिएक्शन नहीं होता। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है,
कि इस किसी आयरन को बचाने के लिए पेंटिंग करना क्रोमियम और जिंक से, ठीक है। सो इस तरह से आप ये काम और जगह देख सकते हैं। इस तरह से गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस का एक और एग्जांपल हम आपको बताएं तो जैसे पानी में जो शिप चलती है, जहाज, वो भी आयरन की बनी होती है। इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आयरन की बनी होती हैं। तो अगर हम उसको कुछ ऐसा ना करें जो रस्ट से बचाया जा सके, तो हम क्या होगा, हमें हर मंथ उस चीज को बदलना पड़ेगा जिस चीज को बनाया गया है आयरन से। तो हम क्या करते हैं कि उसमें कुछ चीजों का मिक्सचर कर देते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील का बना देते हैं उसको, मिक्सिंग आयरन विथ कार्बन मेटल लाइक क्रोमियम, निकिल, मैग्नीज। तो निकिल है, मैग्नीज है, क्रोमियम है और इसको हम कार्बन के साथ आयरन में मिक्स कर देते हैं। तो क्या होता है कि हमारी जो शीप होती है या हमारे और भी जो बर्तन घर में यूज किए जाते हैं, तो ये सब हमारे रस्ट से बचाए जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह क्रिस्टलाइजेशन की एक अनदर प्रोसेस है इसी चैप्टर में। उसमें ये होता है कि जैसे कि आप वाटर और साल्ट को मिक्स करके हम साल्ट को निकाल सकते हैं। तो साल्ट को निकालने के लिए इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है। इवेपोरेशन की समुद्र वाले वाटर से भी हम फ्रेश वाटर निकाल सकते हैं या साल्ट निकाल सकते हैं। तो ये जो साल्ट निकलता है ये प्योर नहीं होता, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, जिसको हम क्लियरली देख सकते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ये एक क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस है, ठीक है। ये एक फिजिकल चेंजेस है। तो क्रिस्टलाइजेशन भी एक फिजिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जो आज हमने आपको बताया ये एनसीईआरटी बुक का है और वेरी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है। और आप इसको देखिए, देखने के बाद वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी इस तरह की नॉलेजेस मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।